गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा सेशन शुरू करते हैं। पेन कहां चला गया? पेन कहां रख दिए हैं बाबू? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग। मानस पूछ रहा है कि सर एटीएम की पॉलिटी क्लास 31 और 32 कहां अपलोड हुआ है? मानस मैंने तेरा मैसेज पढ़ लिया, मैं चेक करता हूं बेटा। एक बार सीक्वेंसिंग चेक कर लेना, ऊपर नीचे भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक सीक्वेंस में हो। वैसे तो ज्यादातर सारी क्लासेस सीक्वेंस में ही है, एक दो क्लास ऊपर नीचे हो सकती है। एक बार पूरे फोल्डर को चेक कर लेना, ठीक है? पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया, तेरा मैसेज पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। एटीएम बैच में आज हमारे पास अगला हमारा नया टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, यानी कि मुद्रा और बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग यानी मुद्रा और बैंकिंग, और ये पार्ट 1 है। इसमें 2-3 पार्ट्स बनेंगे बढ़िया वाले, ठीक है? तो शुरू करते हैं मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1। इकोनॉमिक्स में पहला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन द इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलेटेड? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दर तय और विनियमित की जाती है? किसके द्वारा बैंकों की ब्याज दर तय की जाती है? जैसे हम जिन बैंक्स के साथ एज अ कस्टमर, जिस बैंक के साथ मैं डील करता हूं वो एक कमर्शियल बैंक है, एक व्यापारिक बैंक है। यानी जिन भी बैंक्स में हम लोगों के अकाउंट्स खुले हुए हैं बच्चों, वो सब व्यापारिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं। उनका उद्देश्य हमारी हेल्थ के साथ साथ अपना प्रॉफिट कमाना भी है। जब हम बैंक में जाते हैं सर्विसेज लेने, तो ज्यादातर लोग जो है आज के टाइम में लोन लेके घूम रहे हैं। बेसिकली लोन हम सब पे कभी ना कभी चलता रहा है या चलता है, या आगे कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम लोन लेते हैं बैंक से, जिसके बदले में हम लोन को, जो लोन का अमाउंट लिया है वो तो देते ही है, प्रिंसिपल अमाउंट तो उसे लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वापस करते ही बैंक को। यानी जैसे मान लो मैंने बैंक से 5 लाख रुपए लिए, अब बैंक से मैंने वो 5 लाख रुपए लिए हैं एक फिक्स्ड टाइम के लिए, और बैंक ने मुझे बोला है कि ठीक है आप 5 लाख रुपए ले लो हमसे, आप इस 5 लाख को तो दोगे ही, इसके ऊपर हमारा जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, उसे भी चुकाओगे, ठीक है? तो बेसिक बात यह कि जो इंटरेस्ट रेट बैंक मुझसे ले रहा है, तो वो किस बेसिस पर वो इंटरेस्ट रेट तय कर रहा है बैंक? समझ में आ रही बच्चों बात? बैंक जो इंटरेस्ट रेट हमसे चार्ज करता है, ब्याज दर चार्ज करता है लोन के लिए, वो उसे कौन बोलता है कि भैया इतना आपको इंटरेस्ट रेट लेना है कस्टमर से? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल आरबीआई। तो आरबीआई जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है बच्चों। आरबीआई क्या है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक है? सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक है। और इसका काम है पूरे देश में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना। सभी छोटे बड़े बैंक्स सब आरबीआई के कंट्रोल में है, याद रखना बेटा। तो आरबीआई जो कि केंद्रीय बैंक है, ठीक है, देश का सेंट्रल बैंक है, ये सभी बैंकों की गतिविधियों को मैनेज करता है, सभी बैंकों की गतिविधियों को, एक्टिविटीज को मैनेज करता है, ठीक है? अब चाहे बैंक उसमें आपको लोन दे रहे हो, ठीक है, बैंक आपके गोल्ड को, आपके पैसे को सेविंग अकाउंट में आपके साथ रखे हुए हैं, ठीक है? यानी बैंक के साथ हम जो भी सुविधाएं हम बैंक से लेते हैं, वो सारी सुविधाएं कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आरबीआई से मैनेज हो रही हैं। यानी बैंकों को इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, गाइडलाइंस मिली हुई है आरबीआई की तरफ से कि आप जब कस्टमर को लोन दोगे तो कितने इंटरेस्ट रेट पे देना है। जब कस्टमर आपको अपना पैसा सेव करने को दे बैंक में, तो आप उसको कितना इंटरेस्ट पे करोगे, ये सब आरबीआई तय करता है। तो सभी बैंकों की गतिविधियों पर आरबीआई की नजर होती है और आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही बैंक्स सारे काम करते हैं।
तो सभी बैंकों की गतिविधियों पर आरबीआई की नजर होती है और आरबीआई के कहने पर ही बैंक एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ही तय करता है कि कितना ब्याज दर लेना है, और जब कस्टमर अपना पैसा हमें दे सेव करने के लिए, अपने खाते में रखता है, बैंक में अकाउंट में पैसा रखता है, तो हम उसे कितना लोन मतलब उसे कितना इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। ठीक है भाई, तो आरबीआई के कहने पर ही बैंक एक्टिविटीज करता है। यानी सीधी बात है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। जब बैंक हमसे लोन ले रहा है, यानी अब मैं बैंक में जाके अपना मान लो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए जमा करवाता हूं, इसके बदले बैंक मुझे इंटरेस्ट रेट देता है कि आपने हमारे यहां अपना पैसा जमा करवाया है, चलो ये लो इंटरेस्ट रेट लो। मतलब बैंक में रखे रखे भी आपकी इनकम है पैसे की। ठीक है, तो जितना ज्यादा अमाउंट आप बैंक में रखोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है यानी ब्याज दर जो है बैंक आपको देगा। मान लो कल को आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है या 10 करोड़ रुपया है, तो आपके महीने का इंटरेस्ट बन जाएगा 1-2 लाख रुपए बैंक की तरफ से। यानी घर बैठ के खाओ, पर उसके लिए पहले आपको 1 करोड़ या 10 करोड़ कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई, तो सभी बैंकों की गतिविधियों पर आरबीआई की नजर होती है और आरबीआई के कहने पर ही बैंक एक्टिविटीज करता है। तो अब चाहे वो इंटरेस्ट रेट लेना हो कस्टमर से या फिर कस्टमर को इंटरेस्ट रेट देना हो, ये सब आरबीआई के कहने पर हो रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सब जानते हो, आरबीआई आप सब जानते हो कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एस्टैब्लिश हुआ है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापित हुआ है। और स्थापित कब हुआ आप सब जानते हैं, स्थापित हुआ है और आप सब जानते हैं स्थापित कब हुआ, 1 अप्रैल 1935। और उस टाइम पे जो इनिशियल हेडक्वार्टर था आरबीआई का, शुरुआती हेडक्वार्टर था, इनिशियल हेडक्वार्टर कहां था, कलकत्ता में। तो जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे कलकत्ता में हुई थी। और 1935 से लेकर 1937 तक तो हेडक्वार्टर कलकत्ता में ही था, पर 1937 से लेकर टिल प्रेजेंट जो हेडक्वार्टर है बच्चों, जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में है। और अभी 26th गवर्नर बने हैं हमारे आरबीआई के, 26th गवर्नर बने हैं हमारे आरबीआई के। 26th गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है बच्चों, 26th गवर्नर बने हैं। क्लियर। बाकी एक चीज याद रखना, जो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर था, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर था सर ऑसबोर्न स्मिथ, अंग्रेज था, सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये हमारा फर्स्ट आरबीआई गवर्नर था। तो पहले वाला याद रखो, करंट याद रखो, हेडक्वार्टर करंट में क्या है, पहले क्या था, कब स्थापित हुआ, और आरबीआई कैसे तय करता है इंटरेस्ट रेट वगैरह, ये सब क्लियर है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बाकी एक बार ये और देख लो यार, ये और देख लो, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो आप जानते हो केंद्र सरकार में संघ में केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी मिनिस्ट्री है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की हेड कौन है, मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन, है ना। निर्मला सीतारमन जो है वो क्या है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। बाकी सेबी तो आप जानते हो, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या है, सेबी का काम क्या है बच्चों, सेबी का काम है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है, भारत सरकार का जो सिक्योरिटीज का मार्केट है ना, प्रतिभूतियों का जो मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, वो सिक्योरिटी नहीं, सुरक्षा वाली नहीं,
सरकारी सिक्योरिटीज, ये बॉन्ड वगैरह है ना, स्टॉक्स वगैरह, तो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह मार्केट वाले को, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये सब जो मार्केट होता है स्टॉक्स वगैरह में जो पैसा लगाते हैं हम लोग, उस मार्केट को रेगुलेट करना। तो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, उसका संचालन करना, ये सेबी का काम है। और सेबी के भी अभी नए चेयरमैन बने हैं, सेबी के भी नए चेयरमैन बने। बाकी सेबी कब बनी है? सेबी 1988 में स्थापित हुई थी, सेबी 1988 में स्थापित हुई थी। और 1992 में 1992 में, क्योंकि देखो 1988 में जब सेबी बनी थी तो ये कोई ना तो ये संवैधानिक बॉडी थी, ना ही ये कोई कानूनी निकाय था, कानूनी बॉडी थी। पर 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा, 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा बच्चों इसे क्या बना दिया गया? एक कानूनी निकाय बना दिया गया। तो सेबी एक्ट आया पार्लियामेंट के द्वारा 1992 में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, एक कानूनी निकाय बन गया, संवैधानिक नहीं, स्टैट्यूटरी यानी कानूनी बॉडी, कानूनी निकाय बन गई, कानूनी निकाय। ठीक है बच्चों, क्लियर? और बाकी सेबी के अभी चेयरमैन कौन बने? अभी हाल ही में सेबी के 11वें चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, मैंने करंट अफेयर्स में करवाया था, डेली करंट अफेयर्स में जो हमारी मंडे टू फ्राइडे 10 बजे होती है। तुहिन कांता पांडे, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो याद रखना, तुहिन कांता पांडे सेबी के अभी चेयरमैन बने, 11वें चेयरमैन। याद रखना बेटा आपको, सेबी के 11th चेयरमैन कौन है? सेबी के 11th चेयरमैन आपको याद रखना है तुहिन कांता पांडे। आदमी है ये, कांता शब्द पे मत जाना, कांता नाम पे मत जाना, तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तुहिन कांता पांडे 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं, वो भी रिटायर्ड, ओडिशा काडर के। 1987 बैच के आईएएस हैं, रिटायर्ड हैं और ओडिशा काडर के हैं। यानी इन्होंने अपनी ज्यादातर जो सर्विस की है वो कहां पे की है? सर्विस नहीं होगा, सर्विस होगा। लग रहा है वो रजनीश सर की आत्मा आ गई है। हाँ, सर्विस। तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि माफी चाहता हूं दोस्तों, फनी सा बोलते हैं वो, है ना। तो 1987 बैच के आईएएस अफसर है, रिटायर्ड है, ओडिशा काडर से। चलो समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुम सब जानते हो, आज के टाइम में सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सब जानते हो ये बना है 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना है? 1955 में। अच्छा एक चीज और, सेबी का हेडक्वार्टर कहां है भाई? सेबी का हेडक्वार्टर तो छोड़ दिया हमने। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में, हेडक्वार्टर सेबी का कहां पर? मुंबई में। बाकी ये जो भारतीय स्टेट बैंक है 1955 में बना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है। ठीक है, 1955 में एसबीआई बना, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और एसबीआई पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ठीक है, 1921 में बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में 1955 में यही हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों, आंसर हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यही करता है सारे के सारे इंटरेस्ट रेट, बैंक्स, ये सब इंटरेस्ट रेट जो बैंक्स वगैरह रखते हैं, देते हैं, वो सब फिक्स और रेगुलेशन का काम कौन करता है? आरबीआई। Who among the following prepares the monetary policy of the government of India? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? बताओ बेटा, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताओ। एक बच्चे का मैसेज आया है कि लाइव चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आ तो रहा है बे? हाँ चलो शाबाश, ठीक है। हाँ तो बेसिक बात क्या है देखो, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है?
तो भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है अगेन हमारा आरबीआई, हमारा गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो बेसिक बात यह है बच्चों, पहली बात तो ये मौद्रिक नीति क्या होती है सर, ये बता दो आप पहले तो, हमें मौद्रिक नीति समझ में नहीं आ रही है ना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है सर, तो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीका है किसी देश की अर्थव्यवस्था में यह डिसाइड करने का, मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीका है किसी देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में यह डिसाइड करने का कि उस अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा, कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए। अब मार्केट में जितना भी मनी का फ्लो है भाई, जैसे मान लो मेरे पर्स में, मेरे वॉलेट में पैसा है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, तुम्हारे वॉलेट में कुछ पैसा होगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कहीं होगा, कुछ मार्केट में, दुकानों में, सब जगह पूरी भारत की इकोनॉमिक्स में पैसा सर्कुलेट हो रखा है, घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, इस तरह से पूरा पैसा सर्कुलेट हो रखा है। यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी मनी सप्लाई हो रखी है, ये सब कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यानी देश की अर्थव्यवस्था में, ध्यान से देखो, मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीका है किसी देश की अर्थव्यवस्था में यह डिसाइड करने का कि उस अर्थव्यवस्था में कितनी मनी सप्लाई होगी, कितनी मनी सप्लाई होगी और क्या इंटरेस्ट रेट्स होंगे, है ना। बैंक जो इंटरेस्ट रेट्स लेते हैं हमसे, क्या इंटरेस्ट रेट्स होंगे ताकि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सके, है ना। अर्थव्यवस्था को स्थिर यानी स्टेबल रखा जा सके, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सके और जो हमारे आर्थिक लक्ष्य हैं, आर्थिक गोल हैं, इकोनॉमिक गोल्स हैं, आर्थिक लक्ष्य, और देखो ध्यान से, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सके और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। सभी लोग ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको यह बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक का यह तरीका है जिससे वो बैंक आरबीआई, जैसे हमारे यहां पे सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जिससे कि हमारा आरबीआई ये डिसाइड करे। मॉनेटरी पॉलिसी वो तरीका जिससे हमारा आरबीआई ये डिसाइड करता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में कितना पैसा सर्कुलेशन में होना चाहिए, कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आरबीआई बहुत ज्यादा मनी सप्लाई कर देगा हमारी अर्थव्यवस्था में तो सबके पास बहुत पैसा आ जाएगा। बहुत पैसा आ जाएगा तो सबकी जो परचेजिंग पावर है, चीजों को खरीदने की शक्ति है, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो सामान का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मुझे बताओ। मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो गई तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सभी लोग बताओ भाई। अगर बहुत ज्यादा पैसा सरकार ने छाप दिया मान लो, और सबके पास बहुत सारा पैसा पहुंच गया, सबके पास बहुत सारा पैसा पहुंच गया, तो हर कोई हर सामान खरीद सकता है। और जब हर कोई हर सामान खरीद सकता है तो फिर सामान का रेट वो थोड़ी होगा, सामान का रेट भी तो बढ़ेगा। यानी चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी और हमारी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। बाकी देशों की तुलना में हमारी इकोनॉमी तो बैंड बच जाएगी। समझ रहे हो बेटा, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, महंगाई बढ़ जाएगी, बिल्कुल। तो और जितना जितना मनी सप्लाई कम करेंगे, जितनी मनी सप्लाई कम करेंगे तो लोग तंग हो जाएंगे। तो मतलब हमें बैलेंस रखना पड़ता है, आरबीआई को बैलेंस रखना पड़ता है। ना तो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा सकते, ना मनी सप्लाई बहुत कम कर सकते। तो इट शुड बी समवेयर इन बैलेंस वे, कि भाई बैलेंस होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा सप्लाई हो ना बहुत ज्यादा कम हो। लोग अपनी मेहनत करें, पैसा कमाएं, मतलब वो पैसा सर्कुलेट वही होता रहेगा। किसी के पास ज्यादा चला जाएगा, किसी के पास कम जाएगा, किसी के पास ज्यादा जाएगा, किसी के पास कम जाएगा, सर्कुलेशन उसी का होता रहेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक देश की अर्थव्यवस्था में जो सेंट्रल बैंक है वो ये डिसाइड करता है इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कि देश की अर्थव्यवस्था में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, देश की जो
अर्थव्यवस्था है वो स्टेबल रहे, ताकि और स्टेबल रहने के साथ साथ जो भी हमारे आर्थिक लक्ष्य है कि हमें इतनी हमारी जीडीपी करनी है, इतने हमें इनकम बढ़ानी है लोगों की, वो सब हम आर्थिक लक्ष्य तरीके से आसानी से हासिल कर सकें। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है गवर्नर ऑफ आरबीआई, या ये कहो सीधे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहां स्थित है? बताओ बेटा, सिडबी सुना है कि नहीं सुना है, और इसका क्या काम है कुछ जानते हो? सिडबी, सर मेरा नाम लीजिए प्लीज, श्रवण कुमार। ले लिया भाई, तेरा नाम ले लिया। कुछ हुआ होता है कैसे तेरा? रेपो रेट किसे कहते हैं? शुभदीप, रेपो रेट वो रेट होता है, मैं आगे क्योंकि पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा इस चैप्टर का, तो उसमें रेपो रेट भी बताऊंगा, रिवर्स रेपो रेट भी बताऊंगा, बैंक रेट भी बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। पर वो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए अभी रुक जाओ। रेपो रेट क्या है मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। बेसिकली आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। फॉर अ शॉर्टर टाइम, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देता है तो जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है वो रेपो रेट होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है तो बैंक रेट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत ईजी है सब कुछ। ठीक है, सभी लोग समझ में आया कि नहीं? कमेंट्स तुम्हारे, हाँ ठीक है सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया। ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। चलो देखो मैं बताता हूं सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो सभी लोग। नाम से पता चल रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए, एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए, अब मैं बताता हूं एमएसएमई सेक्टर क्या है। एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए यह एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए यह एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। इसका एस्टैब्लिशमेंट, सिडबी का एस्टैब्लिशमेंट 1990 में हुआ, 1990 में एस्टैब्लिश हुई है ये, और इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। अब मैं आपको बताता हूं इसका काम क्या है। ठीक है, जो काम की चीजें थी वो तो हमने यहां पे जान ली, अब मैं आपको बताता हूं इसका काम क्या है। भाई सिडबी का काम यह है, सिडबी का काम यह है, सिडबी का काम यह है कि देखो, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो, एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब उद्योग, तो एमएसएमई सेक्टर का विकास करना, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी बहुत ही छोटे, जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनको विकसित करने के लिए ये भैया लोन वगैरह देता है सिडबी। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाता हूं, तो वो मान लो मेरी स्मॉल एंटरप्राइज हो गया, मेरा वो मतलब छोटा लघु उद्योग हो गया। मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई कि यार मैं जूता बनाऊंगा, मैंने जूते बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई और मैंने इसको रजिस्टर करवा लिया एमएसएमई के अंडर कि भाई मेरा तो स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल मेरा उद्योग है। तो अब मुझे अपनी इस फैक्ट्री को चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, फंडिंग की तो जरूरत पड़ेगी। मान लो मुझे कहीं और से, मेरे दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसा नहीं मिल रहा, फंडिंग तो चाहिए, कोई और मुझे पैसा दे भी नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिडबी की हेल्प ले सकता हूं। क्योंकि सिडबी का काम ही यह है कि जो माइक्रो, बिल्कुल सूक्ष्म लेवल के, बिल्कुल छोटे काम धंधे हैं, उद्योग हैं, या बिल्कुल स्मॉल उद्योग हैं, या मीडियम लेवल के जो उद्योग हैं, उनकी वो फाइनेंशियली मदद करता है। तो मैं सिडबी के पास जाऊंगा कि भाई मेरा स्मॉल एंटरप्राइज है, मेरा
लघु उद्योग है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे लोन दो, तो सिडबी मुझे लोन देगा, इंटरेस्ट रेट लेगा वो मुझसे, पर वो तुरंत से मुझे लोन दे देगा क्योंकि वो बना ही इसीलिए है। सिडबी इसी तरह के उद्योगों की फाइनेंशियल मदद करने के लिए बना है। और जब मेरा धंधा चल पड़ेगा तो वो धीरे धीरे मैं उसका जो लोन है जो जिस टाइम तक के लिए मैंने लिया है वो उसे चुका दूंगा। तो सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के विकास के लिए बनाए हुए एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो 1990 में बनी थी और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा। क्लियर? बिल्कुल 2 अप्रैल 1990। ठीक है, वैसे 1990 याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, डेट नहीं पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएलआर। बीपीएलआर का फुल फॉर्म क्या है? बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, बिलो पॉवर्टी लैंडिंग रेट, बिलो पॉवर्टी लाइन रेशियो, बेस प्राइम लैंडिंग रेट। मैं आपको बताता हूं, आपको नहीं मालूम होगा ये। आंसर है ए, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। बीपीएलआर का पूर्ण रूप क्या है? बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। बेसिकली ये होता क्या, मैं आपको बताता हूं। जब ये कमर्शियल बैंक्स है ना, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे मान लो जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो सरकारी हो, जितने भी बैंक्स के साथ हम लोग डील करते हैं, जो भी बैंक्स को हम लोग यूज करते हैं बैंक्स के तौर पे, वो सब कमर्शियल बैंक्स हैं। चाहे एसबीआई है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे कैनरा बैंक है ना, चाहे फिर वो अपना कैनरा बैंक हो गया, उसके बाद और कौन से बैंक है भाई, और अपने यूसीओ है ना। तो जितने भी, फिर ये प्राइवेट में एक्सिस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, तो ये जितने भी बैंक्स हैं, ये जितने भी बैंक्स हैं, सब कमर्शियल बैंक्स हैं। कुछ सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट हैं सारे कमर्शियल। मतलब इनका काम है आपको बैंकिंग सुविधा देके अपना मुनाफा कमाना। कमर्शियल बैंक का पर्पज ये है कि उसको प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट कैसे कमाएगा? हम लोगों को ये लोन दे देते हैं और हम लोन का अमाउंट तो इनको पूरा चुकाते हैं, इंटरेस्ट रेट भी देते हैं, उससे भी इनको, इसी से उनकी पूरी इनकम होती है बैंक की। बैंक की इनकम ही लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है इनको, उससे होती है। तो हमें जो लोन देते हैं ये लोग, है ना, ये जो बैंक्स हमें लोन देते हैं, उसका जो इंटरेस्ट हम इनको पे करते हैं, वही से इनकी इनकम होती है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अब ध्यान से सुनना, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ये एक स्पेशल रेट पर, स्पेशल इंटरेस्ट रेट पर कुछ लोगों को लोन देते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट रेट पर कुछ लोगों को, ये कुछ लोग भी चुने हुए लोग हैं, कुछ लोगों को लोन देते हैं। अच्छा, ये जिस स्पेशल इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहे हैं, बेसिकली थोड़ी सस्ती दर होती है। यानी जो कमर्शियल बैंक, जैसे मान लो मुझे देंगे, कमर्शियल बैंक मुझे देगा मान लो 13% पर लोन देता है मुझे, ठीक है, 13% पर मुझे लोन देता है कमर्शियल बैंक। वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद वो 9% पे दे या 10% पे दे। यानी मुझसे, मैं एक आम आदमी, मुझसे थोड़ा सा रेट कम करके उनको दिया, मतलब उनको तो फायदा हो गया। तो यानी यह है कि जब कमर्शियल बैंक एक स्पेशल इंटरेस्ट रेट पर कुछ लोगों को लोन दें, तो उस स्पेशल बैंक रेट को या उस स्पेशल इंटरेस्ट रेट को, तो उस स्पेशल इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं, तो उस स्पेशल इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं बीपीएलआर, को बीपीएलआर बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर अभी भी समझ में नहीं आया। मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि आम आदमी को नहीं दिया जाता, ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनको सारे कमर्शियल बैंक जो हैं, कुछ उनके क्लाइंट्स होते हैं, कुछ उनके कस्टमर्स होते हैं, जिनके ऊपर बैंक बहुत भरोसा करते हैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, खुल के देखो, कमर्शियल बैंक्स, कुछ लोग जो है, कुछ क्लाइंट्स उनके ऐसे हैं जिन पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं उनके पास्ट रिकॉर्ड को देख के। मान लो कमर्शियल बैंक कोई, मान लो पीएनबी है, पीएनबी ने पिछले 8-10 सालों में एक ऐसे बंदे को लोन दिए हैं बार बार, बड़े बड़े अमाउंट, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख, और उस बंदे ने बिना किसी देरी के, जिस दिन की उसकी किश्त है, जिस दिन की उसकी ईएमआई बनी है, वो उसने चुकाई है। कभी लेट लतीफी नहीं की, बहुत बढ़िया तरीके से उसने बैंक का पैसा लौटाया है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं की। तो ऐसे लोग जो वाकई क्रेडिट वर्थी है बैंक के, यानी बैंक चाहता है कि यार इसका रिकॉर्ड बढ़िया रहा है, इसने हमें टाइम पर पैसा दिया है और हमारा मुनाफा भी बढ़िया करवाया, बड़ा लोन का अमाउंट लेता है और फिर इंटरेस्ट रेट भी टाइम पे चुकाता है, बहुत सही है, तो यार ये हमारा बढ़िया कस्टमर है, इससे साथ बना के रखो। तो बैंक
कमर्शियल बैंक, सभी कमर्शियल बैंक्स के अपने कुछ कुछ खास क्लाइंट्स होते हैं जिनको बैंक्स लोन देते हैं और वो बहुत टाइमली अपने लोन को चुकाते हैं, तरीके से लोन को चुकाते हैं और बैंक को फिर उनके ऊपर भरोसा हो जाता है। तो बैंक उनको बोलते हैं भाई आप तो देखो हमारे खास कस्टमर हो, आपका पास्ट रिकॉर्ड देख के मजा आ जाता है जी, तो हम अपनी तरफ से कुछ इंटरेस्ट रेट आपको कम देना चाहते हैं, आप कम इंटरेस्ट पे हमसे पैसा लो। तो वो जो कम इंटरेस्ट पे पैसा दिया भरोसे में आके, वो है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। समझ में आया सब लोगों को? तो स्पेशल इंटरेस्ट रेट जो कि कुछ ही लोगों को बैंक्स देते हैं, कमर्शियल बैंक्स देते हैं, क्योंकि अपने उनके कस्टमर्स हैं वो, और पहले से उनके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए बहुत बढ़िया है, बढ़िया तरीके से टाइम पर लोन चुकाते हैं, तो वो लोग हैं। बिल्कुल, सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इनका, सिबिल स्कोर जो है इनका बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। एग्जाम्पल नीरव मोदी है, फिर बोलोगे विजय माल्या। चलो भाई, चलो भाई, तो ये हो गया हमारा फुल फॉर्म ऑफ बीपीएलआर। तो याद रखना, हु पब्लिशेस बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अर्धवार्षिक। बाई एनुअल का मतलब है साल में 2 बार, बाई एनुअल का मतलब है साल में 2 बार, तो हु पब्लिशेस साल में 2 बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? सभी लोग बताएंगे भाई जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। हाँ बताओ। सभी लोग बताएंगे भाई। स्टूडेंट लोन, यार देखो तुम्हें लोन किस बेसिस पे मिलेगा? इनकम के बेसिस पे या कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है उसके बेसिस पे लोन मिलता है। तुम कंगाल कंगले लोग, तुम स्टूडेंट्स हो ना, हम भी रहे उस फेज में, हम भी सोचते थे कि पैसा मिल जाए। भाई बैंक तुम्हें लोन देगा इस बेसिस पे कि तुम उसे चुका पाओगे कि नहीं। अब तुम कंगले लोग हो तो तुमको वो बैंक देगा, साला कि चुकाएगा कहां से? अब तुम बोलोगे सर आप मुझे लोन दे दो सर, बस मैं आपको अपनी घड़ी बेच के दे दूंगा सर, सर मैं कपड़े बेच दूंगा सर, सर अंडरगारमेंट्स बेच दूंगा सर। अबे ससुरो, लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा जब वो कुछ देखे आपके पास कुछ है क्या, कुछ आप अगर आप ना चुका पाओ तो क्या आपके पास ऐसा कोई एसेट है जिसे बेचकर बैंक अपना लोन पूरा कर सके। ठीक है। हाँ, अभी तुम लायक नहीं हो लोन लेने के, और अभी ले भी मत लेना ससुरो, फंस जाओगे, चुकाओगे कैसे? ठीक है। हाँ ससुरे, कंगले लोग बोल रहे हैं हमको लोन मिल सकता है क्या? पढ़ाई करो, नौकरी लगो। और ये देखो, तो भैया बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को शॉर्ट में एफएसआर भी बोलते हैं। एफएसआर, तुम लोग ऐसे बुरा मत मान जाना भाई कि मतलब सर क्या क्या बोल देते हैं, कंगले वंगले, सर को हम बन के दिखाएंगे। दिखाओ, बन के दिखाओ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तुम अगर बुरा मान रहे हो भाई तो मान लो, मेरे को तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्या उखाड़ लोगे? ठीक है। पैसा तो तुम्हारा आ ही गया मेरे पास। चलो भाई, हाँ जमीन होगी तो चलेगा, उस जमीन के बेसिस पे आपको उस जमीन की गारंटी पे लोन मिल जाएगा ना बेटा। चलो। चलो देखो यहां पे, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, देश का जो केंद्रीय बैंक होता है बच्चों, वो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है भाई, वो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती क्या है? सर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट होती क्या है? भाई नाम से पता चल रहा है यार कि देश का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, देश की जो वित्तीय अवस्था है, वो स्थिर रहनी चाहिए, ना तो बहुत तेजी से ग्रो करे, ना बहुत तेजी से स्लो हो जाए, स्टेबल रहे, धीरे 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 स्टेबल रहते हुए, कांस्टेंट रहते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बताता है। ये जो रिपोर्ट है देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बताती है। और साथ ही साथ यह भी बताती है कि आने वाले टाइम में देश की स्थिरता को क्या क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता को आगे जाके भविष्य में कौन कौन से रिस्क उठाने पड़ सकते हैं, कौन कौन सा खतरा हो सकता है। समझ में आ रही बच्चों बात?
तो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बताती है कि वो स्टेबल है कि नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहीं डूब तो नहीं रही है। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की स्थिरता में जो भी खतरा है, अर्थव्यवस्था की स्थिरता को लेकर जो भी संभावित खतरा है, ठीक है, स्थिरता को लेकर पॉसिबल रिस्क जो है या पॉसिबल जो थ्रेट्स हैं, जो भी संभावित खतरे हैं, उनको बता देती है। तो बेसिक बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इस तरह का असेसमेंट करता रहता है, इस तरह की जांच पड़ताल करता रहता है कि भाई देश की अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं, स्थिर है कि नहीं, और अगर स्थिर नहीं है तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता को, स्टेबिलिटी को। तो ये रिपोर्ट आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक इसको पब्लिश करता है, याद रखना आप लोग। और ये साल में 2 बार आती है। साल में बच्चों कितनी बार आती है? ये 2 बार आती है। क्लियर है? बिल्कुल। बाकी आरबीआई के बारे में तो आप सब जानते हो। अब नाबार्ड सुना है आप लोगों ने? नाबार्ड क्या है ये? देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेम ही चीज है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेम है। तो यहां पे इन्होंने 2 चीज दी हुई है, दोनों ही आंसर ठीक है, ए और सी दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों का ही मतलब सेम है। ठीक है। बाकी अगर आपको एक चुनना हो तो जो ज्यादा स्पेसिफिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका पर्टिकुलर नाम ही दे दिया उन्होंने। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा बेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि यह संस्था है जो ये रिपोर्ट बनाती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है बच्चों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका हिंदी वर्जन क्या हो जाएगा? इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड। तो बेसिक बात यह है बच्चों, नाबार्ड एक ऐसी संस्था है, वित्तीय संस्था है जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता देती है। नाबार्ड समझ में आया कि नहीं? अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई, कोई बताएगा? जल्दी से बताओ मुझे, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? सभी लोग बताएंगे? सभी लोग? बिल्कुल, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर है बच्चों मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो याद रखना, आप लोग याद रखना कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनकी वित्तीय सहायता करने के लिए जो नाबार्ड है वो यहां पे उपलब्ध है। और साथ ही साथ अगर खेती बाड़ी में कोई परेशानी है तो उसको लेकर भी वित्तीय सहायता करने के लिए नाबार्ड जो है रूरल क्षेत्रों में यहां पर बनाया गया है। तो नाबार्ड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1982 में इसको बनाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्वाइपिंग अ क्रेडिट कार्ड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तुमने देखा है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप होता है ऐसे मशीन में, ऐसे स्वाइप होता है ना, ऐसे स्वाइप करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड तो वैसे आप सब जानते हो। देखो आज के टाइम में तो जो थोड़ी सी भी इनकम कमा रहा है बेचारा, वो भी अपने पास क्रेडिट कार्ड करने की एक तरीके से क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत फील करता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जिसकी इनकम कम है, जिसके खर्चे थोड़े ज्यादा है उसकी इनकम से, तो बेचारा सोचता है कि अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट कार्ड में मेरी इनकम के हिसाब से मान लो 20-25 हजार की लिमिट आ जाएगी। यानी उसकी सैलरी मान लो अगर 30,000 रुपए महीने की, 30,000 रुपए उसकी सैलरी है और उसका खर्चा जो है परिवार का 40 से 50 हजार है। तो वो बेचारा ये सोचता है कि यार सैलरी तो अब धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ऐसा करता हूं क्रेडिट कार्ड ले लेता हूं। तो वो जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेता है उसमें मान लो उसको 20-25 हजार की
लिमिट मिल गई। अब 20-25 हजार की उसको लिमिट मिल गई। अब वो क्या करता है, उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है कभी जब इमरजेंसी कोई खर्चा आ जाए। मान लो परिवार का पूरा खर्चा मान लो चला रहा है किसी तरीके से चला रहा है 30-35 हजार में, पर एकदम से मान लो कोई बीमार पड़ जाए और 15-20 हजार रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि क्रेडिट कार्ड है उसको स्वाइप करवा लो, जो 15-20 हजार का खर्चा है। और बाद में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में फिर आपकी ईएमआईज बन जाती है कि भाई आप जो है इसको किश्तों में चुका सकते हो, क्रेडिट कार्ड को ये पैसा आप किश्तों में चुका सकते हो। तो यानी बैंक आपको ऑलरेडी उधार दे चुका है 20-25 हजार का क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, वो उधार है बैंक की तरफ से आपको कि आप जब इसको जरूरत पड़े आप यूज कर लेना और अपने हिसाब से इसको भर देना। आप लेट करोगे तो आपको जो लेट पेमेंट की फाइन है वो लगेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी बहुत है और अगर कोई तरीके से यूज करना चाहे तो उसके फायदे भी बहुत है। तो क्रेडिट कार्ड जो स्वाइप होता है यूज होते वक्त, तो वो कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है? स्वाइप होना कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है बच्चों? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर की थ्योरी पर। यानी वो जो स्वाइप होती है मशीन से और उसके बाद पेमेंट कट जाता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी थ्योरी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर। बाकी आप सब जानते हैं क्रेडिट कार्ड का काम क्या है। क्रेडिट कार्ड का काम है जरूरत पड़ने पर एकदम से आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास मतलब उधार पैसा है बैंक की तरफ से, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। और क्रेडिट कार्ड अलग अलग लिमिट का मिलता है, जैसी आपकी इनकम, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा अमाउंट का क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। ठीक है, बस आपको टाइमली उसे पे करके चुकाना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी फुल टाइम डेप्यूटी गवर्नर्स एट एनी गिवन टाइम। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में, भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में किसी भी समय अधिकतम कितने पूर्णकालिक यानी फुल टाइम डेप्यूटी गवर्नर्स हो सकते हैं? बताओ बेटा। अभी भी तुमने देखा होगा कि अभी जैसे हमारे संजय मल्होत्रा जी तो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनके अंडर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। कितने बच्चों? 4। तो मैक्सिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हो सकते हैं आरबीआई में। तो अभी 4 हमारे पास हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है, कहां हुई है, हेडक्वार्टर कहां था, अब कहां है, आरबीआई किस एक्ट के तहत बना, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, वो सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि आरबीआई के अंडर एक तो आरबीआई में होते हैं आरबीआई के अपने गवर्नर। ठीक है, अभी 26th गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, उनके अंडर 4 गवर्नर्स हैं। आपको उनके नाम याद नहीं रखने, पर आपको यह याद रखना है कि वो 4 हैं। डेप्यूटी गवर्नर्स कितने हैं उनके अंडर? 4 हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अंडर द वीकर सेक्शंस कैटेगरी आर एलिजिबल टू अवेल लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है? यानी सीधी बात यह पूछी गई है कि हमारे समाज में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। तो जो हमारे समाज में वीकर सेक्शन है, जो हमारे समाज में कमजोर वर्ग है, अगर उसे लोन लेना है, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के अंडर, प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंदर अगर उसे लोन लेना है, ठीक है, तो वो कौन सा ग्रुप है जो एलिजिबल है प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के अंदर लोन अवेल करने के लिए? मतलब इन 4 में से वो कौन सी कैटेगरी है कमजोर वर्ग कैटेगरी में, इनमें से वो कौन सी कैटेगरी है जिसको प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में लोन मिल सकता है? प्राथमिक क्षेत्र ऋण वाला जो एक सुविधा है उसमें उन्हें लोन मिल सकता है। तो देखो, ये मैं आपको बताऊं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, ये वो ग्रुप्स हैं जिन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में उन्हें लोन मिल जाएगा, वो एलिजिबल है लोन लेने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या है बच्चों कि जैसे मान लो कोई गरीब एरिया है, वहां पे 18 से 40 वर्ष की आयु वाली जो लोकल विमेन है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 18 से 40 वर्ष की आयु वाली जो लोकल विमेन है, महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, एक ग्रुप बना सकती हैं। ठीक है, 10 से 25 महिलाओं का एक ग्रुप बन सकता है और इसे डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है।
तो आपस में ये महिलाएं जो हैं ये ग्रुप बनाकर आराम से अपना कोई भी काम धंधा, कोई छोटा बिजनेस उद्यम वगैरह करना चाहे कर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह मतलब खुद की सहायता करने वाला ग्रुप। तो अब मान लो 18 से 40 वर्ष की आयु वाली, एक तो इसमें एज कितनी होनी चाहिए स्वयं सहायता समूह में, 18 से 40 वर्ष। तो 18 से 40 वर्ष की आयु वाली जो भी स्थानीय महिलाएं वो अपना एक ग्रुप बनाकर एक दूसरे की मदद कर सकती हैं फाइनेंशियली। और इस पूरे ग्रुप की मदद करने के लिए यहां पर जैसे मैंने बताया कि प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स अवेलेबल है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण अवेलेबल है। आप इसके अंडर ये सेल्फ सहायता, ये जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र ऋण कैटेगरी के अंदर ऋण लेने के लिए भी एलिजिबल है। यानी अगर कोई अपना काम धंधा करना है तो वो आराम से लोन लेके अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह कमजोर वर्ग में ऐसी कैटेगरी है जो एलिजिबल है प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स को लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द 14 मेजर इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स गेट नेशनलाइज्ड इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन का मतलब है कि ये प्राइवेट बैंक्स थे जिनको सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया और अब ये सरकारी बैंक बन गए। तो 1969 में 14 बैंकों को शामिल कर लिया गया था। 1969 में 14 बैंकों को शामिल कर लिया गया था बच्चों। ठीक है, आंसर है बी, आंसर है बी। अब ये 14 बैंकों के नाम याद रखने के सर, है ना भाई? क्या ये 14 बैंकों के नाम याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल रखने पड़ेंगे भाई, बिल्कुल रखने पड़ेंगे। ये जो 14 बैंकों के नाम है बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 14 बैंकों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि इनमें से कौन सा वो बैंक है जो 1969 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया, नेशनलाइज्ड नहीं किया गया। तो आपको वो 14 बैंकों के नाम याद रखने पड़ेंगे। बताओ भैया, सबको समझ में आ रहा है? सभी लोग बताएं। इतना क्लियर है तो बताओ यार, इतना क्लियर है तो सभी लोग बताएंगे। क्लियर है इतना अभी तक जितना पढ़ा है? अब मैं ये 14 नाम लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, लिखें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, तुम भी जो भी बैंक्स के नाम जानते हो तुम भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक है ना, एक कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, और बताओ, तुम भी बताते जाओ कमेंट सेक्शन में, सभी लोग जल्दी से तुम भी बताते जाओ, क्या पता तुम्हारा सही हो जाए, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक लिख दिया, कैनरा बैंक बोल दिया, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, और कौन सा बैंक सुना तुम लोगों ने? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा। और बताओ और कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक, यूनियन बैंक। फिर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, ये अलग है। ठीक है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। और बताओ भाई, और बताओ, अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, और सोचो और कौन सा था भैया, सभी लोग बताएंगे। यूनियन बैंक हो गया, यूनाइटेड कमर्शियल, हाँ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड से याद आया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से याद आया बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। 8 हो गए भाई, 6 और बताने। बताओ भाई और बताओ, और तुम बताओ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वेरी गुड वेरी गुड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल बताओ, जिसका कमेंट में नहीं देख पा रहा हूं ससुरा स्पैम मार दो, कोई दिक्कत नहीं, दिख जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और बताओ बेटा, सभी लोग बताएंगे, और बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बैंक ऑफ इंडिया तो लिख दिया मैंने, बैंक ऑफ इंडिया तो लिख दिया, यूको भी लिख दिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक भी लिख दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाबाश,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सोचो, देना बैंक भी तो है, देना, सुना है देना बैंक, एड वगैरह भी देखे होंगे इसके। तो देना बैंक, बताओ भाई, तीन और बताने यार। सेंट्रल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे? बिल्कुल, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। और एक इंडियन ओवरसीज बैंक भी है, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। अब एक और बचा है बच्चों, एक और बचा है। इलाहाबाद हो गया, कैनरा हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक हो गया, और अपना यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, देना बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और बचा है, बस एक और बचा है, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे? हाँ बताओ बताओ। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। तो ये हो गए बेटा अपने 14 बैंक्स जिनको नेशनलाइज किया गया था। ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई है। तो इस तरीके से आज का पार्ट 1 होता है खत्म। पार्ट 2 और पार्ट 3 में तुम्हारे सामने आएंगे रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, और मनी सप्लाई के डिफरेंट फॉर्म्स, ये सब भी आएंगे। तो बढ़िया चैप्टर निकलेगा, बढ़िया समझाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक्सिस बैंक वगैरह नहीं भाई, एक्सिस बैंक नहीं, ठीक है, हालांकि कुछ भी बैंक मत पे लो, ठीक है। एसबीआई तो ऑलरेडी सरकारी था ना, इनको सरकारी बनाया गया है। एसबीआई तो ऑलरेडी सरकारी था। चलो ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अब करंट अफेयर्स की क्लास है 10 बजे, उसमें मिलते हैं, ठीक है भैया। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।